नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धराली आपदा के तीसरे दिन भी जारी रहा रेस्क्यू अभियान। वायुसेना के चिनूक ने संभाला मोर्चा। अब तक 270 लोगों को सुरक्षित निकाला। धराली में प्राकृतिक आपदा के बाद से मोर्चे पर डटे सीएम पुष्कर सिंह धामी। रेस्क्यू ऑपरेशन की कर रहे मॉनिटरिंग। प्रभावितों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। उत्तरकाशी आपदा को लेकर अफवाह फैलाने वालों की खैर नहीं। सोशल मीडिया पर पुलिस के आईटी सेल की कड़ी निगरानी। भ्रम फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। और पौड़ी के आपदा प्रभावित सैंची गांव का सीएम धामी ने किया मुआयना। आपदाग्रस्त इलाकों में प्रभावितों से मिले मुख्यमंत्री। हर संभव मदद का दिया आश्वासन। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और सबसे पहले बात करेंगे धराली आपदा को लेकर। उत्तरकाशी की धराली में आपदा के तीसरे दिन भी रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर जारी रहा। जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही जिंदगियों को बचाने के लिए 3 दिन की जद्दोजहद के बाद 270 लोगों का रेस्क्यू किया गया, मगर अभी भी कई लोग लापता है, जिनका इंतजार उनके अपने कर रहे हैं। उनकी निगाहें सिर्फ रेस्क्यू दल पर टिकी है। तीसरे दिन के सर्च ऑपरेशन में क्या कुछ रहा, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। धराली आपदा का तीसरा दिन, जिंदगी और मौत के बीच जंग जारी। अपनों को ढूंढ रही बेबस आंखें। लापता लोगों की तलाश में जुटी टीमें। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। लोग धराली की उस डरावनी तस्वीर को भुला नहीं पा रहे, जिसमें लोगों ने अपनी आंखों के सामने सब तबाह होता देखा। आपदा से पहले धराली में सब कुछ ठीक ठाक था और मार्केट में लोग रोजाना की तरह अपनी खरीदारी में लगे हुए थे। कोई अपने घर वापस लौट रहा था तो कोई धराली की खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठा रहा था। लेकिन पल भर में ही इस हादसे ने सब मिट्टी में मिला दिया और आज धराली सिर्फ मलबे का ढेर बनकर रह गई है, जहां लोगों के घर और शायद उनके अपने दबे हुए हैं। आपदा के तीसरे दिन भी जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। खराब मौसम और आपदा की दलदल के बीच युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। यूं कहें कि इन मुश्किल हालातों में भी रेस्क्यू टीम का जज्बा अडिग है और लापता लोगों की तलाश जारी है। इतना ही नहीं, मौसम खुलते ही एयरफोर्स के चिनूक ने भी मोर्चा संभाला। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उत्तरकाशी के मातली में एयरबेस बनाया गया, जहां एनडीआरएफ और रेस्क्यू टीमें उपकरण लेकर धराली पहुंची और हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि सड़कें भूस्खलन की वजह से जगह जगह से बाधित है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच राहत की बात ये रही कि पिछले 48 घंटे से बंद भटवाड़ी मार्ग को खोला गया। आपदा के बाद पूरी तरह से ये सड़क धंस गई थी, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद इस रास्ते को सुचारू किया गया, जिससे रेस्क्यू अभियान में तेजी आने की उम्मीद जगी। बता दें कि धराली आपदा में अभी तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 270 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू किए गए लोगों की आप बीती आपको सुनाते हैं। बरेली से हूँ सर, मेरा नाम सत्येंद्र पाल है सर। जब मैंने सर जॉब के लिए वहाँ पे गया था तो वहाँ पे सर फंस गए हम, तो नीचे आए, आर्मी वालों ने मदद की और हमें यहाँ पे उतारने मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैं देहरादून में जॉब करती हूँ और हम यहाँ गंगोत्री घूमने के लिए आए थे, लेकिन जो भी हो गया और आर्मी लोगों ने हमें अच्छे से रेस्क्यू करा दिया और यहाँ तक पहुँचा दिया। बहुत अच्छे से ध्यान रखा हमारा सब। बंगाल से हूँ और मैं देहरादून में नौकरी करता हूँ। तो हम लोग गंगोत्री गए थे घूमने और हम लोग ने ये आपदा में मतलब हम लोगों के सामने ही हुआ ये आपदा, हम भी फंस चुके थे उसमें। तो प्रशासन की व्यवस्था तो काफ़ी अच्छी है, मतलब पावर और ये सब नेटवर्क नहीं रहने के बावजूद भी हम काफ़ी जल्दी रेस्क्यू हो चुके हैं उधर उस एरिया से। हमें जिस चीज़ की और डर थी कि और भी क्लाइमेट बदल जाए फिर और कुछ हो जाए तो हम ज़्यादा फंस जाएंगे उधर। आर्मी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। आर्मी ना होती शायद हम यहाँ पहुँच ना पाते। आर्मी भी और साथ में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमारी बहुत हेल्प की है। हर जगह पे जहाँ पे भी लोग हमें मिले, बहुत अच्छे लोग मिले, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। एंड थैंक्स टू ऑल आर्मी, लोकल पुलिस एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया, रेस्क्यू किया। हम कहते थे आप हर सिल की जिम्मेवारी हो, पहले आप पहुँचो जहाँ सेफ, हमें कॉल करना पहुँचते, सब अच्छा।
वहीं मौके पर शासन प्रशासन के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मोर्चे पर डटे नजर आए। देर रात भी सीएम धामी ने उत्तरकाशी में ही अपना कैंप लगाया और आज सुबह जब आपदा प्रभावित लोगों का रेस्क्यू किया गया तो उनसे मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना। अस्पताल पहुंचकर घायलों से भी मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया गया। इधर धराली में आई प्राकृतिक आपदा के बाद से स्वास्थ्य विभाग ने तेजी से मोर्चा संभालते हुए चिकित्सा राहत कार्यों में अपनी तत्परता का परिचय दिया। जहां एक तरफ धराली और हर्षिल में 9 सदस्यीय विशेषज्ञ टीमें तैनात रही तो वहीं अस्पतालों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं को पुख्ता किया गया। आपदा के बाद जो हालात धराली में बने हुए हैं, ऐसी स्थिति में न आश्वासन काम आता है और न ही सब्र होता। आंखें सिर्फ अपनों को तलाशती रहती है। अब पीड़ित परिवारों का इंतजार कब खत्म होगा ये फिलहाल बता पाना मुश्किल है, क्योंकि त्रासदी के बाद स्थिति वाकई मौके पर भयावह है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं धराली रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने बताया कि मौसम साफ होने के बाद से वायुसेना भी मोर्चे पर डटी हुई नजर आ रही है। चीनूक के जरिए 200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, असम, कर्नाटक समेत कई अलग राज्यों के लोग शामिल हैं। वहीं धराली में लापता लोगों की तलाश के लिए अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देखिए, हमारे अभी फ़िलहाल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्राथमिकताएं हैं। जो भी हमारे व्यक्ति, तीर्थयात्री या लोकल रेजिडेंट्स जो भी जहां फंसे हुए हैं उनको हम जल्द से जल्द रेस्क्यू कर पाएँ। उसी में पूरी मशीनरी, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज लगी हुई हैं, आर्मी लगी हुई है, हमारे प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स लगे हैं, चिनूक और MI-17 लगे हुए हैं। तो अभी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता वही है। मौतों के आंकड़े ग्राफ कुछ बड़ा है क्या? ये बड़ा है ग्राफ? देखिए, अभी तक जो हमें 2 डेड बॉडीज़ मिली हैं, बाकी सर्च एंड रेस्क्यू चल रहा है। जो भी स्थिति होगी, जो भी नई सूचना प्राप्त होगी, आप लोगों से कुल संख्या सर बता दीजिए मौतों की कितनी? नहीं, अभी सिर्फ 2 डेड बॉडीज़ रिकवर हुई हैं। अच्छा, चारधाम यात्रा में किसी तरीके के श्रद्धालु मौजूद हैं या उन्हें भी रेस्क्यू करके? नहीं, सबको रेस्क्यू करके नीचे लाया जा रहा है। उधर रेस्क्यू ऑपरेशन कर बचाए गए लोगों में कई लोग घायल भी हैं, जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि अभी तक 13 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 8 घायल उत्तरकाशी के 3 हैं और आपको बता दें कि ऋषिकेश एम्स में भी 3 जो लोग हैं वो भर्ती है। जहां इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि 2 का इलाज जिला अस्पताल देहरादून में चल रहा है। उन्होंने बताया कि 12 लोग खतरे से बाहर है, लेकिन एक शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है। देखिए, अभी तक 13 पेशेंट्स की सूचना है और इसमें 8 पेशेंट्स अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी में भर्ती हैं और उनकी स्थिति सामान्य है और वो आउट ऑफ डेंजर हैं। बाकी 3 पेशेंट्स को 108 के माध्यम से एम्स ऋषिकेश भर्ती करा दिया गया है। उनमें से 2 पेशेंट्स की स्थिति अभी आउट ऑफ डेंजर बताई जा रही है और एक सिविलियन है उसमें जिनको हेड इंजरी हुआ है और उनकी स्थिति थोड़ी क्रिटिकल बताई जा रही है। बाकी 2 पेशेंट्स कल ही जो मिलिट्री हॉस्पिटल देहरादून है वहां मूव कर दिए गए। वहीं धराली में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर अफवाह फैलाने वालों की खैर नहीं। जी हां, अगर आपने अफवाह फैलाई तो आपके खिलाफ आपदा अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों को सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन ने भी आम जनता से अपील की है कि वो किसी भी तरह की अफवाह से सावधान रहे और भ्रम खबरें फैलाने वालों की सूचना प्रशासन को दे। उत्तरकाशी के धराली में महाविनाश के बाद तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि आखिर ये आपदा कैसे आई है, इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण क्या है। कुछ लोग बादल फटने की घटना से इनकार कर रहे हैं तो कुछ लोगों का दावा है कि यहां बादल नहीं फटा बल्कि इस जगह पर अस्थायी लेक बना और भारी बारिश से टूटकर तबाही मची है। तो चलिए आपको इस रिपोर्ट में समझाने की कोशिश करते हैं कि इस तबाही की आखिर वजह क्या हो सकती है। उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल में आई भयानक आपदा के बाद से राहत बचाव कार्य जारी है, मगर इन सब के बीच लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर धराली में त्रासदी कैसे और क्यों आई।
इसके पीछे के कई वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, लेकिन इस आपदा से जुड़ी 3 थ्योरीज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। पहली, खीरगंगा के पानी में उफान के पीछे ग्लेशियर टूटने से जुड़ी हुई है। कहा जा रहा है कि हैंगिंग ग्लेशियर मतलब ऐसा ग्लेशियर जो बड़ी घाटी के किनारे या पहाड़ी पर टिका होता है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर हिम चट्टान का भूस्खलन हुआ होगा, जिससे इस इलाके पर झील बन गई। पहाड़ों में अक्सर देखा भी जाता है कि हिमस्खलन से कई बार यहाँ झीलें बन जाती है। इस तरह के ट्रफ इलाके में या तो पहले से ही पानी जमा हुआ होता है या फिर कई बार बर्फ टूटकर गिरी हो, जिसने एक झील फॉर्म कर दी होती है। और कई दिनों की बरसात से ये ट्रफ इतना भर गया होता है कि वो पानी को नहीं संभाल पाया और वो ब्लीच करके नीचे आया और उसने पूरे धराली इलाके में तबाही मचा दी। दूसरी थ्योरी के मुताबिक कुछ लोगों का मानना है कि हो सकता है यहाँ पर भूस्खलन हुआ हो और कोई चट्टान टूटकर इस नदी के संकरे रास्ते में आ गई हो, जिसने यहाँ एक झील फॉर्म कर दी और जैसे ही यहाँ पानी बढ़ा तो झील उसे संभाल नहीं पाई और टूट गई, जिस वजह से धराली में आपदा आई। और तीसरी थ्योरी बादल फटना बताया जा रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ इतनी बरसात हुई हो कि इस छोटी सी नदी में इतना पानी आ गया कि उसने पूरे धराली को ही खत्म कर दिया? हालांकि वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हुआ। आमतौर पर बादल तभी फटते हैं जब बहुत ज्यादा बादल एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और उनमें इतनी ज्यादा नमी या कहे पानी भर जाता है कि वो संभाल नहीं पाते, तब बादल फटने की घटना घटित होती है। और अगर कहीं बादल फटता है तो उस इलाके में 100 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन उत्तरकाशी में तो इतनी बरसात हुई ही नहीं। इस आपदा के बाद सबसे ज्यादा चर्चा बादल फटने वाली थ्योरी की ही हो रही है, लेकिन वैज्ञानिक इससे इनकार कर रहे हैं। इस आपदा के पीछे असल वजह क्या है, ये शोधकर्ता ही शायद सही ढंग से बता पाएंगे। मगर इस तरह के हादसों से सबक लेने की जरूरत होती है, न कि मलबे पर बसावट की। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। धराली रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर पुरोला विधायक दुर्गेश लाल ने सभी लोगों से एकजुट होकर आपदा प्रभावितों की मदद के लिए आगे आने का आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि आपदा पर केंद्र की तरफ से भी राज्य सरकार को हर सहायता मिल रही है। ऐसी स्थिति में प्रदेश वासियों को भी एकजुटता दिखानी चाहिए। सबसे पहले तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि जो आपदा आई है धराली में और हरसिल में, 2 जगह जो है बहुत भीषण आपदा आई, और जो वहाँ पे पीड़ित परिवार हैं या जो कैजुअल्टियाँ हुई, मेरी सबसे पहले तो उन सब लोगों के साथ संवेदना है। और रही आज व्यवस्था की बात, तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी 2 दिनों से वहाँ पे कैंप लगाए बैठे हैं। और ये कैंप लगाना, कुछ लोग जो है अनर्गल बातें करेंगे, तो ये कैंप लगाना या इस तरीके के विषम परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का साथ खड़ा होना, ये कोई पहली बात नहीं है। ये उस दिन को भी याद कर लीजिए आप, जब आपके सिलक्यारा में हमारे जो टनल के अंदर 41 जो श्रमिक जो है फंस गए थे। उस परिस्थिति में अगर किसी ने हिम्मत दी, उनके सहारा बने, तो पुष्कर सिंह धामी जी थे। उधर खटीमा में सिख समाज के लोगों ने धराली आपदा में हताहत हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बता दें कि खटीमा गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष हरभजन सिंह खिंडा ने उत्तराखंड में लगातार आ रही आपदाओं पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि ईश्वर से कामना है कि वो देवों की भूमि उत्तराखंड की स्वयं रक्षा करे। उत्तरकाशी में जो कल दुर्घटना हुई है अत्यंत दुखदायक है। जो जानी माली नुकसान हुआ है, खटीमा का पूरा समाज और ख़ास करके सिख समाज जो है, इस घटना के बारे में अत्यंत चिंतक है, दुख पर महसूस करता है। और हमारा खटीमा का पूरा सभी वर्ग के लोग जो हैं, कोई भी जो सहायता की आवश्यकता हो, हमारे साथी करने को तैयार हैं।
वहीं पौड़ी के आपदा प्रभावित सेंजी गांव में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहुंचकर आपदाग्रस्त इलाकों का निरीक्षण किया और राहत बचाव कार्यों को लेकर अधिकारियों से जानकारी जुटाई। वहीं इस मौके पर सभी आपदा प्रभावित लोगों से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। बता दें कि सेंजी गांव में अतिवृष्टि से काफी नुकसान पहुंचा है। जनहानि के साथ कई मकान भी मलबे में दब गए। वहीं रुद्रपुर की कल्याणी नदी में बहे किशोर के परिवार से मेयर विकास शर्मा ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार का ढांढस बंधाया। उन्होंने बताया कि सरकार ने मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। साथ ही परिवार को माली हालत को देखते हुए परिवार के एक सदस्य को रुद्रपुर नगर निगम में नौकरी देने की भी बात कही गई है। उधर मेयर विकास शर्मा ने बताया कि उन्होंने अपने वेतन से मृतक की बहन की शिक्षा का पूरा खर्चा उठाने और विवाह में हर संभव सहयोग करने का भी ऐलान किया है। बहुत हृदयविदारक घटना हुई है और बच्चा का पैर फिसलने से वो पानी में डूब गया था और कल ही हमारी एसडीआरएफ की टीमें पूरा प्रशासन यहाँ लग गया था और लगातार हमारे पार्षद चंदा जी हमारे संपर्क में थे, इनसे बात भी हो रही थी और सुबह भी हमने पुलिस को भेजा यहाँ पर इनका पंचनामा भरने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी हम लोगों ने अवगत कराया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता घोषणा की है, जिसका चेक बनकर तैयार हो गया। अभी हम परिवार वालों को दे देंगे। इसके साथ ही हमने एक नगर निगम में इनके परिवार में से जो भी नौकरी करना चाहेगा उसके लिए मैंने इनको कहा है और ये जो बच्ची है इस बच्ची की शिक्षा के लिए भी मैंने इनका बीड़ा उठाया है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बच्ची की जो भी पढ़ाई का खर्चा होगा उसे मैं करूंगा और इसकी जो भी मदद होगी इसे आगे बढ़ाएंगे। वहीं उधम सिंह नगर स्थित शक्ति फार्म और गोविंद नगर के बीच में बहने वाली सुखी नदी भी उफान पर है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को बाढ़ का डर सता रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने बरसात से पहले सिंचाई विभाग को भू कटाव के संबंध में जानकारी दी, लेकिन विभाग ने अनसुना कर दिया, जिसका खामियाजा क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले साल से हमारे यहाँ जो नदी की कटाव है, जो रैखाल से और गोविंद नगर से जो मार्ग मिलता है, यहाँ पर जो कटान पिछले साल से हो रहा है। पिछले साल से ही हमारे मिसेज माननीय साधना रावत अभी प्रधान बनी है। इससे पहले मनीषा मांडल भी प्रधान जी थी। उन्होंने भी इस सिचुएशन को लेकर के शासन प्रशासन को सिंचाई विभाग को अवगत कराया, लेकिन सिंचाई विभाग ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अभी जब कटाव हो रहा है तो मैं कल घर नहीं था, तो मेरे गांव के मेरे बेटे मंजेश ने जो है मेरे को सूचना दिया था। फिर उन्होंने जय साहब को भी सूचना दिया। यहाँ जय साहब लोग आए थे, वहाँ हमारे पूर्व जिला पंचायत उदय राणा जी भी आए थे। दिनेशपुर के वार्ड नंबर 8 में जाने वाली लिंक रोड पिछले कई सालों से खस्ता हाल है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे की वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो अब तक कई हादसे हो चुके हैं। कई बार स्थानीय विधायक अरविंद पांडे और अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई, लेकिन आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया। जैसा आप कह रहे हैं, मेरे द्वारा रोड पे अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रोडी डाली गई, परंतु वो रोड जो है हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है, वो पीडब्ल्यूडी के क्षेत्राधीन आती है। जो भी लिंक रोड होती है वो सभी पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती है। उन पर कार्रवाई करने का अधिकार पीडब्ल्यूडी का रहता है। और लेकिन अगर पीडब्ल्यूडी हमें विभाग अनापत्ति प्रमाण पत्र देती है तो मैं उस पर डीपीआर बना के शासन को प्रेषित कर दूंगा और उसको जल्द बनाने की कार्रवाई। वहीं रुद्रपुर में एकल अभियान से जुड़ी महिलाओं ने एसएसपी मणिकांत मिश्रा सहित तमाम आला अधिकारियों के साथ भाई बहनों के पर्व रक्षाबंधन को मनाया। यहां महिलाओं ने पुलिस अधिकारियों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनके लिए लंबी आयु की कामना की। उधर अधिकारियों ने भी सुरक्षा का वादा किया है। और उत्तराखंड का तो सौभाग्य है कि यहाँ पर जो हमारा एकल अभियान का पूरा कार्यभार है वो अधिकतर बहनों ने ही संभाल रखा है। तो वो सब एक क्योंकि जो सुरक्षा से संबंधित पुलिस से संबंधित लोग होते हैं वो उनकी 24 घंटे कभी भी उनको आवाज लग जाती है जनता की सुरक्षा की, तो वो अपने घर अपनी बहनों के साथ भी राखी बनवाने या राखी रक्षाबंधन का त्योहार मनाने नहीं पहुंच सकते। तो एकल अभियान का हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे आदरणीय सीनियर प्रचारक है हमारे स्नेहपाल जी बाबू जी का भी आदेश रहता है और उनका निर्देश भी रहता है कि हमारी बहनें जो हमारे सुरक्षा में लोग लगे हैं, जिनकी वजह से हम अच्छे वातावरण में जी सक रहे हैं, तो वो अपनी बहनों पे ना पहुंच सके, तो हमारी एकल अभियान की बहनें उनके पास पहुंच के उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधे ताकि उनकी दीर्घायु हो। वहीं रुड़की के
शिवदासपुर गांव में हुई चोरी की घटना के पीछे की कहानी चौंकाने वाली सामने आई है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि घायल बच्ची पर अज्ञात चोरों ने नहीं बल्कि उसकी बहन ने हमला किया और मनगढ़ंत चोरी की कहानी सुनाई गई। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि बच्चियों के माता पिता रिश्तेदारी में गए हुए थे। दोनों बहनें घर पर अकेली थी। इस दौरान कहासुनी होने पर बड़ी बहन ने छोटी बहन पर लोहे के रोड से हमला कर दिया। माँ बाप की मार से बचने के लिए अज्ञात चोरों की कहानी को गढ़ा गया। देखिए, जो तेलीवाला थाना कलियर का मामला है, कल सुबह जो सूचना मिली थी पुलिस को, ये मिली थी कि एक बच्ची को घायल करके और दूसरी बहन को बंधक बना करके दो चोर उनके घर से चोरी करके ले गए। तो मामला प्रथम दृष्टया संदिग्ध लग रहा था। मैं कल शाम स्वयं मौके पे था और पीड़ितों से बातचीत करी, तो जो बात पुलिस तक पहुंचाई गई थी वो एकदम गलत थी, तथ्यहीन थी, आधारहीन थी। सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन करने के बाद, आई विटनेसों के बयानों के बाद, अगल बगल के लोगों के बयान के बाद और जो पीड़िता थी उनसे पूछताछ करने के बाद जिसे चोट लगी उसके बयानों के बाद ये इस बात की तथ्यपरक पुष्टि हुई कि ये घटनाक्रम दो बहनों में झगड़ा हुआ। वहीं सितारगंज के बिस्ट्री चौराहे पर स्थित पेट्रोल पंप पर वाहन स्वामियों ने पेट्रोल डीजल के बजाय पानी डालने का आरोप लगाया। हंगामा बढ़ा तो मामले की जानकारी पूर्ति विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची पूर्ति विभाग की टीम ने पेट्रोल के टैंक से सैंपल लिया और चेकिंग के लिए भेजा। आपको बता दें कि टीम ने जांच होने तक पेट्रोल की सेल को रुकवा दिया है। नाम रजत है, मैं ग्राम बगौरा का रहने वाला हूं और हमने आज सुबह इस गाड़ी में फ्यूल डलवाया था। 4800 रुपये का पेट्रोल डलवाया था हमने अपनी बहन को छोड़ने जाना था दिल्ली। फ्लाइट थी उनकी, कनाडा की फ़्लाइट है। तो हमने जब यहाँ से 2 किलोमीटर दूर गए तो हमारी गाड़ी बंद हो गई। फिर हमने मिस्त्री को बुलाया, तो हम पास में थे, मिस्त्री आया तो हमने जब गाड़ी खींच के टो करके यहाँ लाए पंप पे, तो ये मान नहीं रहे थे कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल है, मतलब पानी निकला है। फिर इनके सामने इन्हीं के वर्कर ने इन्हीं के तेल का सैंपल लिया। हम आपको वीडियो दे देंगे, आप वीडियो साथ में अटैच कर देना। उसमें पानी निकला है। हम ये बीकर भी मेरे साथ है, इन्हीं के वर्कर के द्वारा निकाला हुआ पानी है। 4800 का हमने तेल डलवाया, उसमें 4200 रुपये का पानी होगा। आप देख लीजिए कितना मार्जिन होगा। यहाँ पर जैसे हमें शिकायत के बारे में पता चला, हम तुरंत ही यहाँ पर पहुँच गए थे। हमारे साथ जो हम 2 पूर्ति निरीक्षक है, सप्लाई इंस्पेक्टर के बिस्ट और रेहाना कुरैशी, दोनों यहाँ मौके पर पहुँचे और हमारे साथ बाटमा विभाग से भी आए थे कर्मचारी। और मिलके हम लोगों ने जो है 3-4 टेस्ट किए थे। जो 2 टेस्ट तो आपके सामने लाइव हुए थे, जिसमें हमने डिप टेस्ट किया था, मेजरमेंट टेस्ट किया। 2 टेस्ट हमने, एक जार टेस्ट था जो हमने आप लोगों ने देखा ही था आपके सामने, वो भी किया था। उसमें शुद्धता में थोड़ी कमी पाई गई थी। पानी की जो कुछ बूंदें हैं, उनका कहना है कि बरसात की वजह से टैंक में पानी चला गया है, तो तुरंत ही हमने सेल भी रुकवा दी। इनके जो 2 नोजल हैं। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पाडली गुज्जर गांव में कुछ लोगों ने मिलकर विशालकाय अजगर को पत्थरों से मार पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया और एक गड्ढे में दफना दिया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद वन महकमा हरकत में आया और अजगर को गड्ढे से बाहर निकालकर अब मुकदमा की तैयारी चल रही है। इसमें हमको उच्च अधिकारियों से कुछ सूचना प्राप्त हुई कल, और पाडली गुज्जर करके एक गाँव है यहाँ पे रुड़की में ही। उस गांव में किसी स्थान पे एक अजगर को मारने की और साथ ही साथ उसको दबाने की कुछ खबर आई थी। कहीं पे उन्होंने दबा दिया उसको मार कर। तो मौके पे फिर हम लोगों की टीम गई है, एसओजी गई है और रुड़की रेंज का जो भी स्टाफ था मौके पे गया है। और वहाँ पे जो भी वो एरिया था, उस एक वीडियो भी इसमें वायरल हुई थी। उस वीडियो के आधार पे हमने उस एरिया को सर्च करने की कोशिश की और कुछ जो उसमें जो जगह जो दिखाई गई थी उसके बेस पे उसके आसपास सर्च किया गया। तो एक एरिया में वहाँ पे जो गड्ढा खुदा हुआ था, वहाँ से हमको एक अजगर बरामद हुआ। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। धराली आपदा के तीसरे दिन भी जारी रहा रेस्क्यू अभियान। वायुसेना के चीनुक ने संभाला मोर्चा। अब तक 270 लोगों को सुरक्षित निकाला। धराली में प्राकृतिक आपदा के बाद से मोर्चे पर डटे सीएम पुष्कर सिंह धामी। रेस्क्यू ऑपरेशन की कर रहे मॉनिटरिंग। प्रभावितों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। उत्तरकाशी आपदा को लेकर अफवाह फैलाने वालों की खैर नहीं। सोशल मीडिया पर पुलिस के आईटी सेल की कड़ी निगरानी। भ्रम फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। और पौड़ी के आपदा प्रभावित सैंजी गांव का सीएम धामी ने किया मुआयना। आपदाग्रस्त इलाकों में प्रभावितों से मिले मुख्यमंत्री। हर संभव मदद का दिया आश्वासन।